9 सितंबर 2023 आज के दिन दुनिया के 19 बड़े लीडर्स और यूरोपीय यूनियन के लीडर्स भारत में आके बैठने वाले हैं। इस मीटिंग का नाम है G20। ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है दुनिया की जीडीपी का 85%, पूरी दुनिया का 75% व्यापार, पूरी दुनिया की आबादी का 2/3 पॉपुलेशन इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इस मीटिंग में होने वाले फैसले पूरी दुनिया पे प्रभाव डालेंगे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में। G20 क्या है और भारत में होने वाली इतनी बड़ी मीटिंग का पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस मीटिंग से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आज आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना तो किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही घंटों घंटों भर लंबी टीवी डिबेट को देख के अपना समय व्यर्थ करना पड़ेगा। The G20 summit. G20 and what we can expect today for the annual G20 summit. नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम दीपक ओमकार है। इस चैनल के ऊपर हम ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं जिसका प्रभाव आपके और मेरे जीवन पे पड़ता है। काम रिलेवेंट लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे गंभीर विषयों पे चर्चा करने के लिए कमेंट पे अपने सुझाव बताइएगा और टॉपिक को शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। डिस्कस करिएगा ऐसे टॉपिक को, क्योंकि भारत के लिए ये बहुत जरूरी है। साल 2023 भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। पूरी दुनिया भारत को उभरती हुई ताकत के रूप में आशा भरी नजरों से देख रही है। लेकिन ये तो आज की बात है। G20 का मतलब क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, चलिए समझते हैं शुरुआत से। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, G20 यानी दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमी। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन कंबाइंड है। G20 का बॉर्न हुआ है G7 की वजह से। 1973 का समय था, पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी और इसका कारण था ऑयल। भविष्य में आने वाली मंदी से बचने के लिए यूएसए ने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाने का फैसला किया, जिसमें फ्रांस, जापान, यूके, यूएसए और वेस्ट जर्मनी प्रथम 5 मेंबर बने और इस ग्रुप को कंबाइंड G5 कहा जाता था। बाद में इस ग्रुप को कनाडा और रशिया ने भी ज्वाइन करा, जिसके बाद इसका नाम ग्रुप ऑफ 7 पड़ा। ये ग्रुप आज भी एग्जिस्ट करता है, हालांकि रशिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि 2014 के बाद रशिया ने जो क्रीमिया पे अटैक किया था तो उसको निकाल दिया गया है। 1997 में फिर से एक बार दुनिया में बहुत बड़ी मंदी छा गई। कारण था इसका थाईलैंड में रिसेशन आना। अब थाईलैंड इस G7 ग्रुप का पार्ट तो था नहीं। जब वहां पे मंदी छाई तो पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से उस मंदी की चपेट में गिरती चली गई और फिर पूरी दुनिया ने रियलाइज किया कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को संभाल सके। हमारे पास एक प्लान हो, अगर कोई ऐसा रिसेशन स्टार्ट होता है तो हम उसको तुरंत दबा सकें ताकि पूरी दुनिया मंदी में जाने से बच सके। इसीलिए 1998 में वॉशिंगटन डीसी में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में G20 की स्थापना कर दी गई। जैसा G20 आपको आज देखने को मिलता है, उस समय ऐसा G20 नहीं था। ये केवल फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का एक समूह हुआ करता था। ये लोग हर वर्ष आपस में आके बैठते थे, लेकिन ये लोग भी सफल नहीं हो पाए। 2008 में फिर से एक बार वैश्विक मंदी छाई और 2008 के बाद से फिर पूरी दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं वो सामने आते हैं और इस G20 में पूर्ण रूप से भागीदारिता दिखाते हैं। 2008 के बाद से G20 की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ना तो यूनाइटेड नेशन के समान यहाँ पे 4-5 देश मिलके वीटो खेलने लग रहे होते हैं, महत्वपूर्ण विषयों को दबा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। G20 ना तो कोई नाटो जैसा अलायंस है जहाँ पे दुनिया एक खेमे में बटी हुई है। हालांकि इसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन G20 अपने आप में एक अलग ही संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी अलग है। ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका ना तो कोई परमानेंट स्टाफ है ना कोई परमानेंट प्रेसिडेंट। हर साल प्रेसिडेंटशिप जो है वो रोटेशनल वाइज चेंज होती है। इसी क्रम में ये भारत के पास आई है, इसके पहले ये इंडोनेशिया के पास थी और अगले साल ये ब्राजील के पास जाएगी। भारत G20 का प्रेसिडेंट है। इसका मतलब इस साल का एजेंडा, थीम, लोकेशन और जो G20 की वेबसाइट का मैनेजमेंट है वो सारी चीजें भारत के हाथों में है। G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया इकोनॉमी पे तो बात करती ही करती है, साथ में क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेररिज्म जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करती है। और यहाँ पे दुनिया 2 गुटों में नहीं बटी होती, यहाँ पे डिस्कशन होता है अपने आप। हालांकि वो बात अलग है कि डिस्कशन पूरे देश फॉलो नहीं करते, क्योंकि सबके अपने एजेंडे हैं, सबकी अपनी योजनाएं हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद G20 में डिस्कस किया जाती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जैसे इस वर्ष रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात होगी, चाइना का ताइवान के ऊपर डाला गया प्रेशर की बात होगी,
साउथ पैसिफिक ओशन में चाइना जिस तरह की बुरी हरकतें कर रहा है, कहीं भी नेवी भेज दे रहा है, आर्मी ड्रिल करवा ले रहा है, गलवान में घुसपैठ कर रहा है, इस मुद्दे पे भी चर्चा होगी। और जापान ने जो अभी न्यूक्लियर ट्रीटेड वाटर सी में रिलीज कर दिया है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। मतलब ये मंच इकोनॉमी के साथ साथ दुनिया की जो महत्वपूर्ण इश्यूज है उसके बारे में भी चर्चा का मंच है। हमारी थीम और लोगों का मतलब क्या है? इस साल की जो हमारी थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम। ये हितो प्रदेश से लिया गया एक वाक्यांश है। इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। साथ ही जो हमने लोगो रखा है उसका भी एक बहुत पावरफुल मीनिंग है। भारत सरकार चाह रही है पूरी दुनिया की ग्रोथ इक्वल हो। मतलब ऐसा कौन सा देश होगा जो चाह रहा होगा कि पूरी दुनिया के जो इकोनॉमी है वो सबकी बढ़िया चलती है, सबका धंधा पानी चले। गजब है यार। G20 मीटिंग के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, कितना खर्चा आया? देखिए 2 दिन का ये इवेंट दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाला है। और G20 की मीटिंग ऐसा नहीं है कि केवल ये 2 दिन ही चली है। 270 से ज़्यादा मीटिंग G20 में अभी तक कंडक्ट करवाई जा चुकी है। मिनिस्ट्री लेवल पे, डिप्लोमेट लेवल पे, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग सिटीज़ में G20 की मीटिंग समय के साथ होती रही है। लेकिन ये 2 दिन की मीटिंग बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन जो देशों के प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब दिल्ली में आके एक जगह बैठने वाले हैं। इसीलिए जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की गई है। सरकार ने सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हजारों करोड़ खर्च किए हैं। बहुत मेहनत करने लग रहे हैं सभी लोग। छोटी छोटी चीज़ें जैसे सिक्योरिटी गार्ड कैसी वर्दी पहनेंगे, उनकी प्रोफाइल क्या होगी, बड़े मेहमानों के लिए रेड कारपेट एंट्री, उनके लिए लग्जरी होटल्स, एयरपोर्ट पे VIP प्लेन, लग्जरी कारें, और जो हमारी टॉप क्लास की 5 स्टार होटलें हैं उनकी शान और शौकत, हर चीज इस मीटिंग के लिए टॉप नॉच रखी गई है। 500 से भी ज्यादा प्रकार के फूड आइटम वर्ल्ड लीडर्स के लिए अवेलेबल होंगे। वर्ल्ड लीडर्स जिन जगहों पे घूमने वाले हैं वो है दिल्ली के की पॉइंट जैसे राजघाट, जयपुर हाउस और भी बहुत सारी जगह। इन सब चीजों को देख के लगता है कि ये ग्लोबल फेस्टिवल है। इसीलिए पूरी दुनिया की मीडिया हेडलाइंस भारत पे टिकी हुई है। हर मीडिया चैनल पे भारत में होने वाले G20 का नाम है। भारत सरकार इस मीटिंग के लिए बहुत मेहनत कर रही है। मतलब इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने पे रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए इस मीटिंग से आने वाले आउटकम तो हम बाद में तय करेंगे, लेकिन भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस मीटिंग को पूरी तरह से सफल बना सके। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक प्रेसिडेंसी हमारे पास है। इस मीटिंग का दिल्ली में होने की वजह से हम हमारे कल्चर को वहां प्रमोट कर सकेंगे। पूरी दुनिया जानेगी हम भारतीयों के बारे में, हमारे अलग अलग धर्मों के बारे में। जहां पूरी दुनिया हमारी स्टेबिलिटी को देखेगी, हमारी ग्रोथ को देखेगी, तो वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाले समय में करेंगे। और केवल ये 19 देश और यूरोपीय यूनियन ही भारत में नहीं आ रहा है, भारत प्रेसिडेंट है। इसका मतलब है भारत के पास पावर है गेस्ट को बुलाने का, और भारत ने अपने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया है। यूनाइटेड नेशन, WHO और IMF, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे देश, इनकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। इन सभी को भारत ने G20 के लिए इनवाइट किया है। अब आप बोलोगे कि भारत फुकट में इतने पैसे खर्च कर रहा है, इतने पैसे तो हम डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते थे। बात सही है वैसे आपकी, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुए थे। 220 बिलियन US$ फीफा वर्ल्ड कप पे कतर ने खर्च कर दिए थे। कुछ आंकड़ों के अनुसार तो 300 बिलियन US$ उसने खर्च किए थे। और कतर के लिए ये सब करना घाटे का सौदा था, प्रॉफिटेबल सौदा नहीं था। बट कतर ने ऐसा किया क्यों? कतर ने ऐसा किया ताकि वो वर्ल्ड मीडिया में अपनी बात रख सके, वो न्यूज़ में आ सके, चर्चा हो कतर की पूरी दुनिया में। और यही तो भारत का भी अब होने वाला है। G20 की इस मीटिंग की वजह से जब लीडर्स आएंगे भारत में और वो अपने देश वापस जाएंगे, तो वो क्या छवि लेके जाएंगे, वो किस तरह से सोचेंगे भारत के बारे में। अगर हम चीज़ें ढंग से मैनेज करें तो वल्ला ही वल्ला है, सब कुछ बढ़िया है। और यही होता है जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में। अगर आप अच्छा शो ऑफ करते हो तो दुनिया के लीडर्स आपके देश में आएंगे, स्टेबिलिटी को देखेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्रेसिडेंट होने के नाते प्यारे देश भारत के ऊपर कौन कौन सी जवाबदारियां हैं? क्या भारत प्रेशर में काम कर रहा है? ये दुनिया इस समय 2 गुटों में बंट चुकी है। भारत का इस ग्रुप के प्रेसिडेंट होने का मतलब है भारत के ऊपर प्रेशर है कि भारत किसके पक्ष में झुकता है, अमेरिका के पक्ष में या फिर रशिया के पक्ष में।
या फिर कहीं और, क्योंकि भारत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो अमेरिका से भी बात कर सकता है, रशिया से भी बात कर सकता है, यूक्रेन फ्रांस से भी बात कर सकता है, सऊदी अरब से भी बात कर सकता है, अफ्रीकन देशों से भी बात कर सकता है। पूरी दुनिया में ऐसी एकमात्र ताकत है इंडिया, इसलिए पूरी दुनिया आशा भरी नज़रों से इंडिया की तरफ देखती है कि ये हमारा फ़ायदा कर दे, हमारे इंटरनल इशू पे ये देश बोल दे। तो भारत बहुत ज़्यादा इस समय प्रेशर मैनेज कर रहा है। क्या भारत अपनी प्रेसिडेंसी का उपयोग कश्मीर जैसे मुद्दों के लिए कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंसी तो ऐसे ही मिल जाती है हर देश को? भारत के पास प्रेसिडेंसी है इस मीटिंग की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ को कहीं ना कहीं मोड़ तरोड़ के पूरी दुनिया के समक्ष रख सकते हैं। जैसे G20 की जो टूरिस्ट मीटिंग थी वो हमने कहाँ करवाई थी? जी हाँ, वो हमने कश्मीर में करवाई थी। कश्मीर में इसके पहले कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ था, ये पहला इवेंट था जो कश्मीर में हुआ। और हमने क्या किया, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स को लाके कश्मीर में बैठा दिया। हमारे दोनों पड़ोसियों के दिल में आग लगेगी, स्वाभाविक है। भले ये वो सच है कि चाइना ने और सऊदी अरेबिया ने हमारी मीटिंग को बॉयकॉट किया था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा उनसे? हमने तो मीटिंग कराई, वर्ल्ड मीडिया में कश्मीर का नाम आया और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की भी बात आई। देखो मतलब साफ है, प्रेसिडेंसी होना कोई बड़ी बात नहीं है, रोटेशनल बेसिस पे वो चलती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है अगर आप उसका उपयोग कर सको तो किस रूप में आप उसका उपयोग करोगे। जैसे कश्मीर में मीटिंग करके बहुत अच्छा काम आपने किया, लेकिन अब आने वाले समय में आपका एजेंडा क्या होगा ये तो अब मीटिंग होने के बाद पता चलेगा। मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ तो सोच के रखा होगा सरकार ने। चाइना और रशिया का इस मीटिंग में ना आने के पीछे असली कारण क्या है? चाइना ये बात समझ चुका है कि एशिया में जो कंट्री ग्रोथ करने वाली है, जो ताकतवर है आने वाले समय में, वो है भारत। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इस समय स्लो डाउन करने लग रही है और भारत की इकोनॉमी बहुत बढ़िया स्तर में ग्रोथ कर रही है। चाइना इस समय परेशान है अपनी बूढ़ी होती जनता से, लेकिन भारत की जनता इस समय यंग है, वर्किंग कंडीशन में है। इसलिए जब इस दिल्ली में होने वाली मीटिंग के लिए चाइना को इनवाइट किया गया तो उसके कुछ दिन पहले ही चाइना ने एक कंट्रोवर्शियल मैप लॉन्च कर दिया। उस कंट्रोवर्शियल मैप में चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा, गलवान वैली का हिस्सा अपने देश में बता रहा था। अब विवाद तो होना ही था, भारत ने भी रिस्पॉन्स दिया अपना, बट इन सब चीज़ों के चलते चाइना का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं सफल हुआ। चाइना को एक्सक्यूज़ मिल गया इस मीटिंग में ना आने का। चाइना का कहना है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बॉर्डर टेंशन से, और वास्तव में है, ये सच्चाई है, और इसी वजह से चाइना इस मीटिंग में नहीं आ रहा। रशिया भी इस मीटिंग में नहीं आ रहा, उनके अपने अलग परेशानियां हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर वारंट इशू कर दिया गया है यूक्रेन के ऊपर वॉर करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले रशिया के मर्सनरी ग्रुप वैगनर ग्रुप ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, और फिर एक प्लेन एक्सीडेंट में वैगनर ग्रुप का चीफ मारा जाता है। आरोप ये लगे हैं कि ये काम करा है व्लादिमीर पुतिन ने। एक तो रशिया यूक्रेन वॉर हो गई और दूसरा ये वैगनर ग्रुप वाला इशू हो गया। इसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन शायद इस मीटिंग को अटेंड नहीं करने वाले। हालांकि रशिया और चाइना की तरफ से हेड ऑफ द स्टेट नहीं आएंगे, जैसे शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन नहीं आने वाले, लेकिन उनके डिप्लोमेट्स भारत आने वाले हैं। वो लोग मीटिंग में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, अपने एजेंडों को हमारे सामने शो करेंगे। इस मीटिंग को लेके पड़ोसी पाकिस्तान के क्या विचार हैं? पाकिस्तान के बारे में इस मीटिंग को लेके खासतौर पे हम कोई चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि उस देश की ना तो इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो इस मीटिंग में शामिल हो सके, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे वो बात करने लायक है। जो देश खुद आतंकवाद को पाल रहा हो वो क्या ही बात करेगा इन सब चीज़ों के ऊपर, तो उसको हटाओ साइडलाइन, दूसरी चीज़ बात करते हैं। इस मीटिंग को कराने से हमारे खुद के क्या फायदे हैं? देखिए, इस मीटिंग को लेके हमारे पर्सनल बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट्स ये हैं, G20 में हमने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया है, अलग अलग देशों के। जिन भी देशों को हमने बुलाया है उनके साथ में बहुत बड़ी हमने या तो कोई बिजनेस डील साइन की हुई है, या तो फिर भविष्य में हम डील साइन करने वाले हैं। और बहुत सारे देशों को भारत ने अब हथियार बेचना चालू किया है, जिससे हमारी बहुत अच्छी खासी कमाई हो रही है। इन छोटे देशों को हम वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठने का मौका देंगे, ताकि हमारी दोस्ती इन छोटे देशों के साथ हो जाए और वहाँ पे हम हमारा व्यापार और ज़्यादा बढ़ा सकें, इन देशों को हमारे ऊपर डिपेंड बना सकें। क्योंकि इस समय जो दुनिया की स्थिति है वो ठीक नहीं है। चाइना छोटे और गरीब देशों को लोन बांट बांट के डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है, और जब मानो भविष्य में हालात बिगड़ जाएंगे या अभी कुछ सालों बाद हालत बिगड़ जाए, ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, तो क्या होगा? इन छोटे देशों का उपयोग कर सकता है चाइना भारत के खिलाफ, पूरी दुनिया के खिलाफ। इसलिए पूरी दुनिया भी चाह रही है कि भारत ऐसे छोटे देशों की मदद करे, उनके साथ व्यापार करे, समझौते करे।
देखिए, इस मीटिंग के जहां बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी इस मीटिंग के हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इस मीटिंग का ये है कि जितना पैसा सोचा गया था उससे बहुत ज़्यादा खर्च किया गया इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। अब क्या उतना आउटपुट हम निकाल पाएंगे या ना निकाल पाएंगे, ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है। क्योंकि G20 के इतिहास में जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें जिस देश में वो मीटिंग होती है उसका उतना कोई बड़ा बेनिफिट निकल के नहीं आता है। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कोई रूल बाउंडेशन है ही नहीं। कोई देश माने तो माने, ना माने तो ना माने, और अधिकतर ऐसा ही होता है। अक्सर गंभीर मुद्दों पे वर्ल्ड लीडर की आपसी सहमति बन ही नहीं पाती। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी एक टॉपिक पे पूरे वर्ल्ड लीडर साथ में आए हो, बोला हो कि हाँ भाई इसको हम फॉलो करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं भविष्य में, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। आप आपके सुझाव और विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पढ़ूंगा। और इस तरह की लॉन्ग वीडियोस बनाने का मैंने सिलसिला चालू किया है जहाँ पे हम टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और भविष्य में हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।